हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड जो कि ये टॉपिक रहने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस अगर आप देखोगे तो आने वाले पेपर में भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को हम बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने नोट्स को तैयार किया है, जो आपके पेपर के लिए सब कुछ देखते हुए जो चीज़ें पूछी जाती हैं और जो चीज़ें समझाने के लिए है वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और आराम से पूरे वीडियो को देखिए और समझिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अक्षांश और उसके बाद देखेंगे देशांतर। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, सबसे पहले तो ये चीज़ पता है ना कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है और इसे विषुवत या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यानी जो हमारा 0 डिग्री होता है पृथ्वी पर, जो 0 डिग्री ये माना जाता है, उसे हम लोग विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो अक्षांश किसे कहेंगे, ध्यान से समझिएगा कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जो है वो अक्षांश कहलाती है। ठीक है, यानी जो हमारा ये आप लाइन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, क्षैतिज जो रेखाएं हैं खींची गई हैं पृथ्वी पर, मतलब एक काल्पनिक रेखा, उसी को कहा जाता है एक तरह से अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, यानी जो विषुवत रेखा है वो भी एक प्रकार का अक्षांश ही है। और अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, तो ऑप्शन में रहेगा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उपरोक्त में से सभी। तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांश होता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये सभी क्षैतिज रेखाएं जो हैं वो अक्षांश है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को, यहाँ पे जो दो अक्षांश के बीच के जो गैप आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है कटिबंध। ठीक है, कटिबंध कहा जाता है। और अक्षांशों की टोटल संख्या कितनी है, जो पृथ्वी पर ये अक्षांश आप देखते हैं खींचे गए हैं, इनकी संख्या 181 होती है। यानी 90 ऊपर में और 90 नीचे में और एक विषुवत बीचों बीच में होता है, टोटल मिलाकर के 181। ठीक है, तो ये टोटल आपका 90 और एक प्लस विषुवत रेखा, टोटल 181 हो जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये दोनों कम्बो बुक जो आप देख पा रहे हैं, ये आप ऑनलाइन या फिर चक्षु पब्लिकेशन के जो भी ये ऑनलाइन इनका स्टोर है वहाँ से भी आप इस बुक को मंगा सकते हैं, या फिर अपने नज़दीक के स्टोर से भी इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनके प्रैक्टिस सेट को भी लगाना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बुक लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर के बाई कर सकते हैं। कि ध्यान रखें, काल्पनिक रेखाओं का समूह पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, उसे अक्षांश कहते हैं। यानी दूसरी भाषा में आप ये कह सकते हो कि काल्पनिक रेखाओं का समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर, यानी देखिए पूरब से पश्चिम दिशा के कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ है, इधर आपका ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है। ठीक है, यानी ये पूरब तो ये पश्चिम। अब कहने का मतलब कि पूरब से पश्चिम दिशा में जो ये आप देख रहे हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में इस तरह से पूरब से पश्चिम दिशा में जो खींची गई हैं, उसे हम लोग विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर अक्षांश कहलाता है। अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कहेंगे क्योंकि इससे आपको ऑलरेडी पता है, तो बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यानी विषुवत रेखा के उत्तर में जो भी अक्षांश रहेंगे उससे उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में जो भी अक्षांश है उसे दक्षिणी अक्षांश, और उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये तो क्लियर है ही। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैंने एक और छोटा सा मैप बनाने की कोशिश की और यहाँ पे समझाया गया कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं। यानी विषुवत रेखा के उत्तर में जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, 23.5 डिग्री का जो अक्षांश बनाया गया है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है उसे मकर रेखा कहा जाता है। और ये जो बीचों बीच जो आप देखते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक लाइन खींची गई है, इसे ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाता है।
अब ठीक उसी तरह से 66.5 डिग्री जो है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं और उसी तरह से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिका रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आगे का पॉइंट ये कह रहा है कि विषुवत रेखा पर अक्षांशों के बीच की जो दूरी है लगभग 111 किलोमीटर है। यानी विषुवत रेखा पर जो अक्षांशों के बीच की दूरी है, जैसे कि ये और इन दोनों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच की दूरी का जो गैप होगा 111 किलोमीटर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे इन दोनों के बीच की दूरी कम होती जाती है। ध्रुव की ओर बढ़ते समय यह दूरी कम होते जाता है। ये दोनों पॉइंट मिलाकर के एक कथन के रूप में क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है और सेकंड कथन में रहेगा कि ध्रुव की ओर बढ़ते समय अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो क्या सही होगा? नहीं, सेकंड पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि दूरी कम होते जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए कि जलवायु और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है अक्षांशों के कारण। तो विषुवत रेखा के पास का जो क्षेत्र होता है वो गर्म होता है, गर्म और आर्द्र होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडा और बर्फीली वातावरण देखने को मिलता है। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले वाला जो टॉपिक आपको पता था पृथ्वी की गतियाँ, उसको अगर आपने देखा होगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। विषुव के बारे में जब मैंने आपको बताया था वो भी एक तरह से कारण बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप डेली बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं, फिलहाल हमारे पास 3 ग्रुप चल रहा है। एक तो बिहार दरोगा के लिए जो कि 80 MCQ डेली बेसिस पर होता है, मंडे से सैटरडे तक 8 PM पर होता है। इसका फ़ी 59 है। अगर आपको जुड़ना है ऑनलाइन बेसिस, गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, PDF और रैंक भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद सेकंड हमारा जो बैच है बिहार SSC CGL 4 ASO स्पेशल करके, जिसमें आपको 9 बजे लिंक मिलता है 75 MCQ और इसका फ़ी है 51 रुपीज़। तो आप यहाँ पर जा कर के जुड़ सकते हैं अगर आपको जुड़ना है तो। साथ ही साथ तीसरा जो बैच हमारा चल रहा है वो साइंस का बाइलिंगुअल रहता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 बजे रात को इसमें लिंक मिलता है और 50 MCQ डेली बेसिस पर होता है और इसका फ़ी है 49 रुपीज़। तीनों प्राइस को जोड़ोगे तो 159 आएगा, लेकिन अगर आप एक साथ तीनों ग्रुप को जुड़ना चाहेंगे तो 150 रुपये का पेमेंट करना है इस नंबर पर 93 42 85 15 38 पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ये ग्रुप फरवरी तक चलेगा, यानी 28 फरवरी तक आपका ये ग्रुप चलने वाला है। तो जिन लोगों को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है अच्छे क्वेश्चंस के साथ साथ PDF भी अगर चाहिए तो आप यहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लो। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर दो, ये मेरा नंबर है, या फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था, जिनको जुड़ना है जा करके जुड़ सकते हो। अब ये तो हमने अक्षांश के बारे में बात किया, अब देशांतर के बारे में बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। देशांतर किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर यानी 0 डिग्री के पूर्व व पश्चिम में होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। यानी जो आप क्षैतिज रेखा देखते थे उसे अक्षांश कहेंगे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई हैं इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। सरल शब्दों में कह सकते हो कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पे नज़र डालिएगा कि देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर और इनकी संख्या कितनी है, 360 है। यानी ये जो आप देशांतर रेखाएं देख रहे हैं इनकी जो लंबाई है वो सभी के सभी बराबर होता है और ये इनकी जो संख्या 360 होता है, जबकि अक्षांशों की संख्या कितनी होता है, 181। ठीक है, 181 और देशांतर की संख्या 360। प्रधान याम्योत्तर, जो प्रधान का मतलब कि जो 0 डिग्री आपका उत्तर से दक्षिण को मिलाता है, जो ग्रीनविच से होकर के ये जो बीचों बीच की है, जैसे इसे तो विषुवत रेखा कहते हैं, इसे हम लोग मध्याह्न या फिर प्रधान याम्योत्तर कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन इंग्लैंड की ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चंस बनता रहता है तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी जो 2 देशांतर आप देख रहे हैं इनकी बीच की दूरी को हम लोग गोर के नाम से जानते हैं, गोर। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। ठीक है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है 111.3 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा पर ये बात की जाती है, भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर, जबकि भूमध्य रेखा पर अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर के लगभग होता है। और ध्रुवों पर इनकी मध्य की जो दूरी होती है वो 0 किलोमीटर हो जाता है, मतलब बहुत ही ना के बराबर, क्योंकि ये जाकर के ध्रुवों पर सब एक जगह से ध्रुव पर मिल जाते हैं। तो गैप जो भी होता है वो भूमध्य रेखा की तरफ ही होता है, ऊपर में जाने पर ये आपस में सट जाते हैं, उनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखेंगे। और 2 पॉइंट और याद रखिए, जैसे कि ग्रीनविच से पूरब की ओर, जो ग्रीनविच हम जब बात कर रहे हैं, ग्रीनविच से पूरब की ओर जो रेखाएं हैं इधर की ओर ईस्ट में, उसे कहते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के पूर्वी देशांतर कहते हैं। और हमारा जो भारत आता है, प्यारा भारत जो हमारा है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, पूर्वी देशांतर के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि भारत इधर है आपका, तो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत। और ग्रीनविच से पश्चिम की ओर 0 से 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना। अब नेक्स्ट आता है कि देशांतर रेखाओं का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देशांतर रेखाओं का समय पर प्रभाव पड़ता है, और यहाँ से कई सारे प्रश्न भी बनते रहते हैं। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, यानी एक चक्कर पूरा लगाने में उसे 360 डिग्री घूमना पड़ता है 24 घंटे, ठीक है। अर्थात हर 15 डिग्री देशांतर पर समय में 1 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। हर 1 घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ये चीज़ समझिए। और उसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड करें कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय कितना लगेगा, 4 मिनट बदलता है। ये भी कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अब अगर बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक बुक में नहीं मिलता है, और हम नोट्स में कोशिश यही करते हैं कि 2-3 रेफरेंस को लेकर के एक जगह एक चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, ताकि एक बार आप नोट्स पढ़ रहे हो उस टॉपिक को तो आराम से सब चीज़ों को एक जगह पढ़ सको। अब नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका निर्धारण कब हुआ था, 1884 में। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में इसका जो कि नाम रखा गया, निर्धारण किया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किया गया। ये जो रेखा है वो प्रशांत महासागर से खींचा गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रशांत महासागर के गुजरता है, तो ये सबसे पहले आर्कटिक सागर से गुजरती हुई चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट से होकर के भी गुजरता है। तो ये चारों चीज़ याद रखना है, ठीक है। यह रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, कुछ देशों के समय और दिन को समान रखने के लिए इसको अपनी स्थान में 4 बार मोड़ा गया है, 4 बार मोड़ा गया, जो कि हमने यहाँ पे एक मैप लगाया, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो आप याम्योत्तर देख रहे हैं, मतलब कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची गई है, इस तरह से 1 बार यहाँ पर, 2 बार यहाँ पर मोड़ा गया, फिर तीसरी बार यहाँ पे आप देखेंगे मोड़ा गया, और चौथी बार यहाँ पर मोड़ा गया। तो ये टोटल 4 बार मोड़ी जाती है। बेरिंग जल संधि, चुक्की सागर और प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ये चारों महासागर से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कि पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है, यानी इधर और इधर दोनों में मिलाकर के 1 दिन का 24 घंटे का अंतर होता है। तिथि रेखा के पूरब की ओर जाने पर अगर कोई व्यक्ति इधर से इधर की तरफ जा रहा है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है, पूरब की ओर जाने पर 24 घंटे 1 दिन घटाना पड़ता है। इसको याद करने के लिए मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है, उसको समझ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और पश्चिम की ओर जाने पर अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, तो 1 दिन उसे बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको आप आराम से इस तरह से याद रखिएगा कि 180 डिग्री के पूर्व जाने पर 1 दिन पूर्व कर देना होगा, यानी पूर्व में अगर जा रहे हैं तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, पूर्व मतलब पहले, तो पहले ही आप घटा लो 1 दिन हमें घटाना पड़ेगा, एक दिन पूर्व कर देना होगा। यानी पूर्व में जा रहे हो तो पूर्व कर दीजिए, यानी 1 घटा दीजिए, बस ये लाइन याद रखिएगा, पूर्व है तो पूर्व कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। और संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया है, ये भी याद रख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, IST जिसको कहते हैं, IST, किसी देश का मध्य से होकर के गुजरने वाली जो देशांतर है उसे हम लोग मानक समय के रूप में जानते हैं। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर क्यों, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया है, क्योंकि अगर ये 0 डिग्री है और इधर की जो भी देशांतर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर कहते हैं, और इधर का जो है इसे पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो भारत हमारा पूरब में ही पड़ता है, तो इसे हम लोग पूर्वी देशांतर के नाम से जानेंगे। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आप इसमें देखेंगे कि भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये प्रश्न तो आपने देखा ही होगा, कितना बार रिपीट हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब ग्रीनविच में यानी लंदन में अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत का जो समय होगा वो शाम का 5:30 बजेगा, यानी 5.5 घंटा आगे हो जाता है, ठीक है।
भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसको एक छोटा सा मैंने ट्रिक दे दिया है, यू कोमा नाम करके याद रख लो, यू कोमा। और यू कोमा का मतलब कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से तो होकर के स्टार्ट होता है भारत में ये जो गुजर रहा है, आप देख पाओगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, सी से आप छत्तीसगढ़ याद रख लो, ओ से उड़ीसा और एम से मध्य प्रदेश। अब ये मत कहना कि महाराष्ट्र से, क्योंकि आप मैप में देखोगे तो इससे महाराष्ट्र से लेन देन कोई है ही नहीं इस रेखा का, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत पश्चिम में आ जाता है और जबकि ये आपका बीचों बीच से होकर के गुजर रहा है। तो ए का मतलब आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर एक मैंने मैप भी बता दिया है जो कि आप देख करके भी समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रहा है। भारत में ये आपका उत्तर प्रदेश से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के इस हिस्से में आप पिंक वाला जो देख रहे हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ के इस हिस्से में आप देखोगे, उसके बाद आप देखोगे तो उड़ीसा के इस पिंक वाले हिस्से में देखो और आंध्र प्रदेश के इस हिस्से में देखो। यानी महाराष्ट्र से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एम का मतलब मध्य प्रदेश होगा जो यहाँ पे आप टच होता है थोड़ा सा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज के छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और ये जो PDF है हम अपने एप्लीकेशन पर जो ASO वाला बैच है उसमें अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।